नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं दुल्हन बनी बैठी थी। मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। मेरा पति कमरे में आने वाला था और यह हमारी पहली मुलाकात थी जो आमने सामने होनी थी। अब तक हमने एक दूसरे को तस्वीर में ही देखा था। हमारे परिवार में बहुत सख्त रीति रिवाज थे। इसी वजह से मैं कभी अपने पति से फ़ोन पर बात नहीं कर सकी थी। आज के आधुनिक दौर में भी मेरे परिवार वाले बहुत ही पुराने विचारों के मालिक थे, इसलिए मेरे लाख कोशिशों के बावजूद भी मैं न कभी अपने होने वाले पति से मिल सकी और ना ही बात कर सकी और सीधा शादी होकर मैं अपने ससुराल आ गई। फेरों के बीच भी मैंने कई बार अपने पति को देखने की कोशिश की थी, लेकिन उसने बड़ा ही खूबसूरत सा सेहरा चेहरे पर डाल रखा था। फिर मेहमानों की मौजूदगी में मैं भी शर्मा रही थी, इसलिए मैंने भी सही तरीके से उसे नहीं देखा और अब हमारी पहली मुलाकात होने वाली थी। कुछ देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला तो घूंघट के अंदर ही मेरा दिल जोर जोर से मचलने लगा। अपने पति मनोज का ख्याल आते ही मन में गदगदी होने लगी, क्योंकि पिछले 6 महीने में मुझे अपने होने वाले पति से प्यार हो गया था। उसकी तस्वीर पर जब पहली बार मेरी नज़र पड़ी थी तभी मेरा दिल उसके लिए धड़कने लगा था और अब तो मैं उसकी पत्नी बन चुकी थी। कुछ ही देर बाद मेरा पति मेरे पास आकर बिस्तर पर बैठ गया और फिर जैसे ही उसने मेरा घूंघट उठाया तो मैंने सर में से पूरी तरह नज़रें झुका ली और एक बार भी नज़र उठाकर अपने पति की तरफ नहीं देखा। वह अपनी उंगली मेरे चेहरे पर फिराते हुए भारी लहजे में मेरी खूबसूरती की तारीफ कर रहा था और मैं सर में से चूर हो रही थी। फिर उसने आगे बढ़कर धीरे से मेरे होंठों पर अपने होंठ रखे तो मैंने घबराकर आंख खोल ली। अपने पति से इतनी बेताबी की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र सामने बैठे आदमी पर पड़ी तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वह तो मेरा पति था ही नहीं, वह तो कोई और ही था। मैं आंखें फाड़कर उस आदमी को देख रही थी जिसकी आंखों में खुमारी भरी हुई थी। एक नशा सवार था, एक ऐसा नशा जो हर मर्द पर शादी की पहली रात होता है। मेरा दिल जोर से धक हुआ था। यह मेरे साथ कौन सा खेल खेला गया था। मैंने तो 6 महीने से जिस लड़के का ख्याल अपने दिल में बसाया हुआ था, जिसकी तस्वीर मेरे दिल पर छपी हुई थी, यह लड़का वह तो बिल्कुल भी नहीं था, यह तो कोई और ही था। मेरा नाम नीति है। मैं हमेशा से लव मैरिज करना चाहती थी। मेरी सारी कॉलेज की सहेलियों ने भी मनपसंद ब्याह किया था, लेकिन मेरा संबंध जिस परिवार से था वहाँ रीति रिवाज के नाम पर लड़कियों पर बड़ी ही पाबंदियाँ थी। पसंद की शादी तो दूर की बात, अरेंज मैरिज में भी लड़के को देखने की अनुमति नहीं होती थी। मैं बार बार अपने माता पिता से कहती कि मैं अपनी पसंद से शादी करूंगी और यह सुनकर मेरे माता पिता बहुत गुस्सा होते और कहते कि तुम्हें कॉलेज पढ़ने भेजा था, लेकिन तू तो वहां जाकर अपनी परंपरा भूल गई है। मेरे माता पिता तो मेरा कॉलेज ही ख़त्म करवाना चाहते थे, इसलिए मेरी माँ ने ज़बरदस्ती मुझे चुप करा दिया कि बड़ों के मामलों में मत बोला कर। मैं अपने ही घर में बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरा अपने घर में दिल नहीं लगता था, क्योंकि मेरी बड़ी बहन की शादी मेरे पापा ने अपनी मर्ज़ी से की थी और वह अपनी सादोशीदा ज़िंदगी में बिल्कुल खुश नहीं थी। उसका पति उसे मारता पीटता था और उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था। जब वह रोती हुई घर आती थी तो मुझे उसकी हालत पर बड़ा अफसोस होता था। मेरी बहन किसी और लड़के को पसंद करती थी और यह बात मुझे अच्छी तरह मालूम थी, इसलिए बार बार मेरे दिमाग में यही बात आती कि अगर कमला दीदी की शादी उसकी पसंद से होती तो वाकई अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश होती। फिर कुछ समय बीता और मेरी शादी की बात शुरू हो गई। पापा जी चाहते थे कि कॉलेज ख़त्म होते ही मैं अपने ससुराल विदा हो जाऊं और इसीलिए उन्होंने लड़का देखना शुरू कर दिया। आए दिन नए रिश्ते आने लगे थे, ऐसे ऐसे रिश्ते जिन्हें देखकर सुनकर मेरे पूरे तन बदन में आग सी लग जाती। मुझे ऐसे घुमा फिरा और चलवा कर देखते जैसे मैं कोई कठपुतली हूँ और इस सब का कसूरवार मैं अपने माँ बाप को समझती थी। आजकल के दौर में भला यह सब कौन करता है। लड़का लड़की आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है तो शादी कर लेते हैं। बस यही मेरे विचार थे जो मेरे माता पिता को पसंद नहीं थे। अपने माता पिता की इन पुरानी परंपराओं से फिर एक दिन मुझे अपने परिवार के रीति रिवाजों पर गुस्सा आने लगा। ऐसा नहीं था कि मैं किसी को पसंद करती थी, लेकिन मैं आँख बंद करके किसी भी इंसान से शादी नहीं करना चाहती थी। मेरे लिए शादी में प्यार का होना बहुत ज़रूरी था, लेकिन पिताजी को यह बात कौन समझाता। फिर एक दिन पिताजी के एक दोस्त के घर से मेरे लिए रिश्ता आया। मैंने बहुत ही गुस्से की हालत में उन लोगों के सामने चाय की ट्रे रखी थी और बुरा सा मुंह बनाकर बैठ गई थी। मेरी माँ बार बार मुझे समझा रही थी कि मैं अपना मिजाज ठीक रखूं, वरना उनके जाने के बाद पिताजी बहुत नाराज़ होंगे। लेकिन मैंने माँ को कह दिया था कि कमला दीदी का हाल देखने के बाद मैं अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकती। पिताजी के फैसलों पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं। मेरी माँ ने अपना सर पकड़ लिया, लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मेहमानों के जाते ही मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया था और लाख माँ की कोशिश के बावजूद मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर रात के समय जब मेरी माँ ने कमला दीदी को बुलाया तो दीदी ने मुझे ज़बरदस्ती
दरवाज़ा खोलने पर मजबूर कर दिया। मैं अपनी दीदी की हर बात मानती थी। मुझे अपनी दीदी से बहुत प्यार था। कमला दीदी कमरे में आई और एक तस्वीर मेरे हाथ में देकर कहने लगी, एक बार लड़का देख लो, बहुत अच्छा कमाता है, सरकारी नौकरी है, उसके बाप का भी अच्छा कारोबार है, ठीक ठाक पैसे वाला है, घर का बड़ा बेटा है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। मैंने एक नज़र कमला दीदी पर डाली और कहा, यही सब देखकर पिताजी ने आपकी भी तो शादी की थी, आपको इस शादी से क्या मिला सिवाय मारपीट और यातना के। मेरी बात सुनकर कमला दीदी की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, यह सब तो मेरी कुंडली का दोष है, मेरा नसीब ही ऐसा था, लेकिन मेरी बहन का नसीब तो बड़ा ही अच्छा है। जब एक बार तस्वीर देखोगी तो खुद पर खुद तुम्हें अपनी खुशकिस्मती का पता चल जाएगा। ज़बरदस्ती तस्वीर खोलकर कमला दीदी ने मेरे सामने रखी थी और मैं हैरत से उस तस्वीर को देखने लगी थी। उस तस्वीर में एक नहीं बल्कि दो लड़के एक साथ बराबर में बैठे थे। वह किसी की शादी की तस्वीर थी। मेरी नज़र खुद पे खुद एक चेहरे पर टिक गई। कमला दीदी ने बताया था कि लड़का अपने घर में बड़ा है, तो उन दोनों में जो बड़ा लग रहा था मैं उसी को देखने लगी और वह वाकई बहुत हैंडसम और खूबसूरत था। मैंने कमला दीदी से पूछा कि इन दोनों में मनोज कौन सा है, तो वह कहने लगी कि जिसने वाइट कलर का शर्ट पहना है। इससे पहले कि वह आगे कुछ कहती, उनका 1 साल का बेटा चीख चीख कर रोने लगा। वह सीढ़ियों से गिर गया था। कमला दीदी भागती हुई कमरे से निकल गई। मैंने तस्वीर को देखा तो उसमें से उसी लड़के ने वाइट कलर का ड्रेस पहन रखा था, जो देखने में भी बड़ा लग रहा था, और मैं जान गई थी कि वह मनोज है जिसका रिश्ता मेरे लिए आया है। मैं बहुत गौर से उस लड़के को देखने लगी। वह लड़का किसी भी लड़की की पहली ख्वाहिश हो सकता था, और मैं उस जैसे लड़के से शादी के लिए कैसे इनकार कर सकती थी, जिसे पहली बार देखते ही मेरा दिल धड़कना भूल गया था। मेरी सारी सहेलियों के मंगेतर अच्छे थे, लेकिन कोई भी इतना हैंडसम नहीं था। यह लड़का तो तस्वीर में ही किसी मॉडल की तरह लग रहा था। थोड़ी देर बाद जब दीदी अपना बेटा उठाए मेरे पास आई तो मैंने कहा कि मम्मी से कह दे कि मुझे यह रिश्ता स्वीकार है। यह सुनना था कि दीदी हैरान रह गई। कहने लगी, इतनी जल्दी तुम्हारे विचार कैसे बदल गए, ऐसा क्या नज़र आ गया तस्वीर में। दीदी मेरे हाथ से तस्वीर लेकर देखने लगी तो मैं नाराज़गी का इजहार करते हुए खड़ी हो गई और बोली, क्या दीदी, मैंने आपकी खातिर हाँ भर ली है, क्योंकि आप मेरी वजह से अपने ससुराल से आई हैं और आप मेरा ही मजाक उड़ा रही हैं। मेरी बात सुनकर कमला दीदी ने मुझे अपने गले से लगाया और कहने लगी, मेरी बहन, तुम्हें ज़िंदगी की हर खुशी मिले, जो मेरे साथ हुआ वह तेरे साथ ना हो। यकीनन मनोज एक अच्छा पति साबित होगा। मैं अभी जाकर माँ को बताती हूँ कि तूने हाँ कर दी है, तेरा मुंह भी मीठा करवाती हूँ। इन लोगों को शादी की जल्दी है, 6 महीने के अंदर अंदर शादी करना चाहते हैं, क्योंकि घर में बड़ी बहू आएगी तो ही छोटे बेटों की बारी आएगी ना। यह कहकर दीदी ने मेरे हाथ से तस्वीर ली और वापस चली गई और मैं आंखें बंद करके मनोज के ख्यालों में खो गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि अरेंज मैरिज इतनी जल्दी लव मैरिज में बदल जाएगी, क्योंकि मुझे मनोज से पहली नज़र में प्यार हो गया था। मेरी हाँ सुनकर घर में काफ़ी रौनक हो गई थी। माँ ने उन लोगों को फ़ोन करके रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। दीदी ने मेरा मुंह मीठा करवाया था और फिर मैंने खुद ही अपनी सारी सहेलियों को फ़ोन लगाकर अपने रिश्ते के बारे में बता दिया था। हर कोई हैरान था कि इतनी जल्दी मेरा रिश्ता कैसे हो गया। सब मेरे होने वाले दूल्हे की तस्वीर मांग रहे थे, इसलिए मैंने दीदी से तस्वीर ली और फिर अपने मोबाइल फ़ोन से इस अंदाज में तस्वीर ली, सिर्फ मनोज की तस्वीर ली और बराबर में बैठे दूसरे आदमी को काट दिया और अपनी सारी दोस्तों को तस्वीर भेज दी। हर कोई मेरे होने वाले पति की तस्वीर देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि मनोज वाकई बहुत हैंडसम और खूबसूरत था और मैं हमेशा से ही ऐसा लाइफ पार्टनर चाहती थी। मेरी सहेलियाँ तो मेरी किस्मत पर वारी जा रही थी और मैं भी खुद बड़ी मगरूर हो रही थी। शादी की तैयारियां फ़ौरन ही शुरू हो गई। कभी कभी दीदी घर आती तो हम दोनों मिलकर बाजार जाते और ढेर सारी खरीदारी करते। मेरी हालत ऐसी थी कि बस अब हर वक्त मेरे होने वाले पति का ख्याल मुझे सताता रहता था। मैं हर बार तो उसे ख्यालों में सोचा करती थी और खुद ही ख्यालों में सोचते सोचते मुस्कुरा देती थी। मेरी माँ भी मेरी हालत से हैरान थी कि क्या अकेली मुस्कुराती रहती हो, कहीं तुम्हारे ऊपर कोई साया पाया तो नहीं हो गया। मैं कहती, माँ, यह मोहब्बत का साया है जो अब मेरे ऊपर से उतरने वाला नहीं। मेरी बात पर मेरी माँ मेरी कमर पर एक घूंसा रख देती कि तू तो बिल्कुल पागल हो गई है। लेकिन मैं क्या करती, मैं सच में उसकी मोहब्बत में दीवानी हो गई थी। लेकिन कभी कभी दिल में यह ख्याल भी आता, क्या जितनी मोहब्बत मैं उससे करती हूँ वह भी मुझसे करता होगा। हम दोनों की अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई थी, क्योंकि मैंने पहले भी बताया हमारे घर का माहौल बिल्कुल ही पारंपरिक था। हमें इस तरह खुली आज़ादी नहीं थी कि शादी से पहले एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं। दिल में ख्याल आता है, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। ज़रूर मेरी फ़ोटो देखकर वह भी ठंडी आहें भरता होगा, मुझसे बात करने के लिए तड़पता होगा। लेकिन खैर, यह दिन भी जल्दी ही कट जाएंगे और हम दोनों बस एक दूसरे की बाहों में होंगे। देखते ही देखते 6 महीने कब गुजर गए पता ही नहीं चला। शादी के इतने काम थे कि समय का पता ना चला। कई बार मैंने मनोज से
मिलने की इच्छा जाहिर करी। मैंने दीदी को भी मनाने की कोशिश की, किसी तरह छिप छिपाकर मैं मनोज से मुलाकात कर लूं, लेकिन दीदी भी न मानी। वह अपने पति से बहुत ज़्यादा डरती थी। उसने साफ मना कर दिया और कहने लगी कि अगर तुम्हारे जीजाजी को इस तरह की किसी बात की खबर हुई तो मेरी खैर ना होगी। दीदी की मजबूरी से मैं भी अच्छी तरह जानकार थी, इसलिए मैंने फिर उन्हें तंग नहीं किया। मैंने सबसे फ़ोन नंबर मांगा तो वह किसी ने मुझे नहीं दिया, और इस तरह न ही मैं मनोज को देख सकी और न ही फ़ोन पर हमारी बात हो सकी। और हमारी शादी वाला दिन भी आ गया। खूब धूमधाम के साथ बारात आई थी। हर कोई ऐसी शान और शौकत वाली बारात देखकर दंग रह गया था। मेरी सहेलियां भी कह रही थी, नीति तू तो बड़ी ही खुशकिस्मत है जो तुझे ऐसा दूल्हा मिला है, और बारात भी ऐसी आई है कि हर कोई हैरान रह गया है। इतनी खुशियां तो लव मैरिज में भी नहीं मनाई जाती है। लगता है तेरा दूल्हा इस शादी से बड़ा ही खुश है। सहेलियों की बात सुनकर मैं शर्मा गई थी। फिर कुछ सहेलियों ने मुझे शादी की रात के बारे में बताना शुरू किया तो कुछ ने छेड़ना शुरू किया। मैं सबसे ही शर्माती घबराती मंडप तक पहुंच गई, और फिर 7 फेरे लेकर मैंने खुद को हमेशा के लिए मनोज के नाम कर दिया। विदाई के समय दीदी के गले लगकर मैंने खूब आंसू बहाए थे। दीदी की शादीशुदा ज़िंदगी ने मुझे हमेशा इस रिश्ते से डरा रखा था, लेकिन मेरी दीदी ने समझाया कि सब मर्द तुम्हारे जीजा जी जैसे नहीं होते, इसलिए फिक्र ना करो, मनोज अच्छे परिवार से है, तुम्हारा ख्याल रखेगा। और फिर मैं मनोज के साथ विदा होकर अपने ससुराल पहुंच गई। वहां भी हर किसी ने बड़े अच्छे तरीके से मेरा स्वागत किया था, और फिर मुझे मेरे कमरे में पहुंचा दिया गया था। मैं अपने कमरे में बैठे ही बेसब्री से मनोज का इंतज़ार कर रही थी। पूरी शादी की रस्में गुजर गई थी। मैंने अपने दूल्हे को नहीं देखा था, बस इसीलिए अब मैं उसे देखना चाहती थी, महसूस करना चाहती थी, उससे बहुत सारी बातें करना चाहती थी, उसे बताना चाहती थी कि मैं उसकी तस्वीर देखकर ही उससे प्यार कर बैठी थी। बीते 6 महीनों में हर पल मैंने मनोज को अपने ख्वाबों में देखा था, अपने ख्यालों में उसको सजाए रखा था। उसके साथ मैंने ज़िंदगी के हसीन दिनों के बारे में भी बहुत से ख्वाब सजा लिए थे, और बस मैं यही सब कुछ उसके साथ बांटना चाहती थी। इंतज़ार करते करते मैं थक चुकी थी, और फिर उसके बाद कहीं जाकर कमरे का दरवाज़ा खुला था। भारी कदमों की आहट पर मैंने घूंघट के अंदर ही अपनी आंखें मूंद ली थी, क्योंकि दिल किसी भी वक्त सीना चीरकर निकलने को बेताब था। फिर मेरे दूल्हे ने मेरा घूंघट उठाया और अपनी उंगलियों को धीरे धीरे मेरे चेहरे पर फेरने लगा, तो मेरे मन में और भी गुदगुदाहट होने लगी। मेरे शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए। मनोज की संगत का ख्याल ही मुझे पिघला रहा था। फिर अचानक ही उसने आगे बढ़कर अपने होंठ मेरे होंठों पर रखे तो मेरे अंदर एक आग सी जल उठी। मुझे मनोज से इस कदर बेताबी की उम्मीद नहीं थी कि आते ही वह इस तरह मेरे करीब हो जाएगा। मैंने घबराकर अपनी आंखें खोली तो सामने बैठे व्यक्ति पर नज़र पड़ते ही मैं पूरी तरह डर गई, और पीछे हटते हुए गुस्से में कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? और फिर मुझे एक पल में ही याद आ गया कि यह तस्वीर में बैठा हुआ दूसरा व्यक्ति है, जिसे मेरी दीदी ने मनोज का भाई नरेश बताया था। मेरे इस तरह डर कर पीछे हटने और सवाल करने पर मेरे सामने बैठा व्यक्ति हैरत से मुझे देखने लगा कि जाहिर सी बात है, मैं तुम्हारा पति हूँ, तभी तो शादी की रात कमरे में आया हूँ। मैं मनोज हूँ, और कुछ देर पहले तुमने मेरे साथ 7 फेरे लिए हैं। इस व्यक्ति की बात सुनकर मैं चौंक गई, और मुझे लगा कि शायद वह मुझसे मजाक कर रहा है, क्योंकि अक्सर देवर भाभियों से इस तरह की शरारतें करते हैं। लेकिन वह तो मेरे होंठों को चूम चुका था, इसलिए मैंने गुस्से में कहा, अगर यह किसी तरह का मजाक है तो मुझे इस तरह की घटिया हरकतें पसंद नहीं है। जाओ और जाकर मेरे पति मनोज को भेजो। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर शक्ति आ गई। वो कहने लगा, मैं ही मनोज हूँ, और कुछ देर पहले तुमने मुझसे ही शादी की है। तुम किस मनोज के इंतजार में हो? क्या तुम्हारा किसी और मनोज के साथ इश्क चल रहा था, जो यह शादी अभी तक तुम्हें कबूल नहीं हुई है? उसने बहुत तीखे शब्दों में मेरे किरदार पर सवाल उठाया था, और मैं हक्का बक्का सी उसे देख रही थी। कुछ देर बाद जब मुझे उसके चेहरे पर गहरी सोच और सादगी महसूस हुई तो मैंने हकलाते हुए कहा, अगर तुम मनोज हो तो फिर वह शख्स कौन था जिसकी तस्वीर मैंने देखी थी? मेरा पति पूछने लगा, किसकी बात कर रही हो? मैं नहीं जानता तुमने किसकी तस्वीर देखी है। मैंने बताया कि जो तस्वीर मुझे भेजी गई थी उसमें 2 लड़के बैठे थे। यह सुनकर उसके चेहरे पर अजीब से भाव आए। वह कहने लगा, वो मेरा छोटा भाई नरेश है। देखने में वह बड़ा लगता है, लेकिन दरअसल मैं बड़ा हूँ और वह छोटा है। मैं मनोज हूँ, तुम्हारी शादी मुझसे हुई है। मुझे तस्वीरें खिंचवाना पसंद नहीं है, इसलिए मेरी वही एक तस्वीर थी जो मेरे माँ बाप ने तुम्हारे घर भेज दी। तुम क्या मेरे भाई का ख्याल करके यह मेरी सेज पर बैठी हो? मनोज एकदम गुस्से से पागल होकर खड़ा हुआ था, और मुझे समझ आ गया था कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। न ही मैंने सही लड़के को अपना पति समझा, और न ही सही वक्त पर सही बात की। और अब मेरा पति मुझे अजीब नज़रों से देख रहा था। शायद वह मुझे बदचलन समझ रहा था।
या फिर मैं पहली बार में ही उसके दिल से उतर गई थी। मैंने अपने पति से तुरंत माफ़ी मांगी और उसे बताया कि मुझे गलतफ़हमी हो गई थी, लेकिन अब मेरी गलतफ़हमी दूर हो गई है। मैंने तुरंत अपनी गलती को ठीक करना चाहा था, क्योंकि जो होना था वह अब हो चुका था, अनजाने में ही सही, लेकिन मैं नरेश से प्यार कर बैठी थी और अब मुझे मजबूरन मनोज को अपने पति के रूप में स्वीकार करना ही था। मेरे माफ़ी मांगने पर मनोज का मिजाज कुछ बेहतर हो गया था और फिर शादी की पहली रात मेरी किस्मत कयामत की तरह गुजरी थी, क्योंकि मैं ख्यालों में नरेश को महसूस कर रही थी, जबकि मेरे साथ बिस्तर पर मेरा पति मनोज मौजूद था। मेरा वजूद हिस्सों में बँट गया था। एक हिस्सा ख्यालों में मनोज के साथ था और दूसरा जाहिर तौर पर नरेश के साथ। सारी सारी रात मनोज ने मुझे इस्तेमाल किया था और मैंने मजबूरी में ही अपने आप को उसके हवाले कर दिया था। हाँ, कुछ आंसू पिघलकर मेरी आंखों से तकिए में कहीं खो गए थे। आंखों में आने वाले आंसुओं को मैंने बेदर्दी से साफ कर दिया था, क्योंकि मेरी किस्मत में मनोज था, नरेश नहीं। मैंने जिसे प्यार किया था वह तो मेरा देवर निकला। मैं किस मुँह से यह बात अपने पति से कहती कि यह ऐसा रात था जो शायद पूरी ज़िंदगी मेरे साथ रहता है या मरते दम तक। यह किस्मत भी कैसी अजीब चीज़ है, इसमें जिस चीज़ की शिद्दत से ख्वाहिश होती है वह चीज़ हमें नहीं मिलती। मैंने मोहब्बत तो नरेश से की थी, लेकिन किस्मत में मेरे मनोज को लिखा था। भगवान, तेरे खजाने में कौन सी कमी आ जाती। अगर मुझे इसी घर में भेजना था तो नरेश की दुल्हन बनाकर भेज देता। नरेश सो चुका था और मैं बैठी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी। सुबह जब नरेश से मेरा सामना हुआ तो मेरे दिल की क्या हालत होगी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए मोहब्बत समाई हुई थी। मैं कैसे खुद को संभाल पाऊंगी उसे अपने देवर के रूप में देखकर। अगली सुबह जब हम नाश्ते की टेबल पर बैठे तो मेरे पति ने जरा भी मेरा भेद न रखा और सबके सामने यह बात खोल दी कि मैं तो नरेश को अपना पति समझकर उसकी सेज पर बैठी थी। वह खुलेआम मेरा मजाक उड़ा रहा था, मेरी इस गलत फैमिली पर जोर जोर से हंस रहा था और यह बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई थी। मैं उसकी पत्नी थी, मेरी इज्जत का भेद रखना उसके हाथ में था, लेकिन उसने तो सबके सामने मुझे सर उठाने के काबिल भी नहीं छोड़ा था। मैं शर्मिंदगी से सर झुका गई थी। शर्म के मारे मेरा सर इतना झुक गया था कि मैं सर उठाने के काबिल नहीं थी। मुझे मनोज से ऐसी उम्मीद नहीं थी। हाँ, मैं गलतफहमी का शिकार थी, लेकिन कम से कम उसे मेरा मान रखना था। मैंने बड़ी मुश्किल से नज़र उठाकर अपने देवर नरेश की तरफ देखा था। दिल में कहीं एक दर्द सा उठा था। कल तक जिसे अपना पति समझकर उसके ख्वाब सजा रही थी, अब वह देवर के रूप में मेरे सामने बैठा हुआ था। मेरा देवर नरेश बड़ी गहरी नज़रों से मुझे देख रहा था, बल्कि उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट भी फैल गई थी। मुस्कुराने से उसके गाल पर पड़ने वाले डिंपल और भी गहरे हुए थे। अपने ख्यालों में नरेश के पड़ने वाले इसी डिंपल पर तो मैं फिदा थी। जब भी मुस्कुराता था उसके गाल का यह डिंपल और भी गहरा हो जाता। वह अभी चुपके चुपके सबसे नज़रें बचाकर मुझे ही देख रहा था, जैसे मेरे हाव भाव जानता हो, जबकि मैंने शर्म से पूरी तरह सिर झुका लिया था। मनोज तो इस बात को छोड़ ही नहीं रहा था, बार बार मेरी उस गलतफहमी का मजाक उड़ा रहा था। फिर मनोज की माँ ने उसे डांटा और कहने लगी, बच्ची से गलती हो गई है तो तुम्हें इस तरह मजाक बनाने की क्या ज़रूरत है। तुम्हें कहा भी था अकेले की तस्वीर खिंचवा लो, लेकिन तुम्हारे नखरे ख़त्म नहीं होते। मनोज की माँ ने उल्टा उसे ही डांट दिया। मनोज टेबल से उठते हुए कहने लगा, नरेश, अगर मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हारी भाभी का दिल ना लगे तो उसका दिल बहला लेना। वैसे भी वह तुम्हें ही अपना पति समझती है। यह कहकर वह अजीब सी हंसी हंसते हुए घर से निकल गया था। मैंने शर्मिंदगी से एक नज़र नरेश पर डाली और फिर उठकर अपने कमरे में आ गई और तकिए पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। इस कदर बेइज्जती का एहसास मुझे आज से पहले कभी नहीं हुआ था। एक तो मेरा दिल टूटा था और फिर दूसरी तरफ पति ने मुझे किसी से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा था। कुछ ही देर बाद मेरी सास कमरे में आई और माफ़ी मांगते हुए कहने लगी, बेटी, मेरी गलती है, मुझे ऐसी तस्वीर भेजनी ही नहीं चाहिए थी। दरअसल मनोज का मिजाज किसी से नहीं मिलता, वह थोड़ा जिद्दी किस्म का लड़का है। बड़ा बेटा है तो कुछ लाड़ प्यार की वजह से भी ऐसा हो गया है उसकी तरफ से। मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मेरी सास ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गई थी। अपने आंसू पोंछते हुए मैंने उनके हाथ पकड़ लिए थे और उन्हें बता दिया कि मुझे ज़रा सी गलतफहमी हो गई थी और कुछ नहीं, मेरे सास ने मुझे बहुत प्यार दिया था और मैंने खुद को समझा लिया कि अब मनोज मेरा पति है तो मुझे इसी के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना होगा। मैं नरेश को अपने दिल से निकालने की कोशिश कर रही थी। मेरी ज़्यादा कोशिश यही रहती कि मेरा और उसका आमना सामना न हो। कुछ समय बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरा पति मनोज एक सामान्य इंसान नहीं है। वह अजीब तरीके से मुझ पर ताने मारता था, शक की नज़रों से मुझे देखता था। कभी कभी तो रात के वक्त कहता कि जाओ और नरेश के साथ सो जाओ, तुम्हारा दिल मेरे साथ नहीं लग रहा होगा, क्योंकि तुमने तो 6 महीने तक नरेश के ही सपने सजाए होंगे। उसकी इस तरह की बातों पर मैं ज़मीन में गड़ जाती थी। मैंने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, मेरी गलतफहमी की सज़ा मुझे और मत दो, लेकिन उसे कोई बात
समझ में ही नहीं आती थी। फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि मेरे पति का कुछ और लड़कियों के साथ भी अफेयर है। उसकी बहुत अच्छी नौकरी थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी और इसलिए उसकी ज़िंदगी में लड़कियों की भी कोई कमी नहीं थी। शादी के नए नए दिनों में तो वह मुझे टाइम देता था, मगर मारने भी लगा था। मैंने सोचा कि ज़िंदगी धीरे धीरे सामान्य हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। धीरे धीरे उसने घर लेट आना शुरू कर दिया था। मैं पूछती तो कहता, अब हर वक्त तुम्हारे पल्लू से तो बदा नहीं बैठा रह सकता, मुझे और भी काम होते हैं। हमारी शादी को अभी सिर्फ 1 महीना हुआ था और 1 ही महीने में वह मुझसे दूर दूर रहने लगा था। जब कभी रात को उसे मेरी ज़रूरत महसूस होती तो मुझे खींच कर अपने करीब कर लेता। अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के बाद वह मुझसे पीट करके मुड़ कर सो जाता था। मैं तो वैसे ही दिल पर एक जख्म खाए बैठी थी। अगर मनोज की मोहब्बत का सहारा मिल जाता तो शायद नरेश को भूल जाती, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। जब जब मुझे मनोज का व्यवहार दुखी करता, मुझे नरेश की याद और ज़्यादा सताती थी, क्योंकि नरेश बहुत ही अच्छे मिजाज का लड़का था। जब भी बात करता मुस्कुरा कर बात करता था। उसके बोलने में ऐसी मिठास होती थी कि सामने वाला खुद पे खुद उसका दीवाना हो जाता था। जबकि उससे उल्टा मनोज बहुत ही जिद्दी गुस्से वाला लड़का था। घर में हर कोई उससे डरता था। जब भी बात करता चीखते चिल्लाते बात करता। बदतमीजी में तो वह अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ता था। एक रात जब वह किसी और लड़की के साथ फ़ोन पर बात कर रहा था तो मैंने गुस्से से उससे कहा कि मेरे होते हुए आप कैसे किसी दूसरी लड़की के साथ बात कर सकते हैं। हमारी शादी के नए नए दिन हैं, मुझे तुम्हारी ज़रूरत महसूस होती है, लेकिन तुम मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देते। मेरी इस शिकायत पर मेरे पति ने घूर कर मुझे देखा और फिर हाथ पकड़कर खींचते हुए मुझे नरेश के कमरे में ले गया। दरवाज़ा खोलकर मुझे बिस्तर पर धक्का दिया। नरेश बिस्तर पर बैठा लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। मैं सीधे उसके सामने जा गिरी थी। वह भी घबरा कर खड़ा हो गया था। मनोज नरेश से कहने लगा कि आज की रात अपनी भाभी को तुम खुश रखो। इसका कहना है कि इसे मेरी ज़रूरत है, नई नई शादी हुई है, इसके भी जज्बात हैं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास और भी काम है। और फिर वह दरवाज़ा बंद करके चला गया। मैं शर्मिंदगी से नरेश को देख रही थी। वह पूछ रहा था, भाभी क्या हुआ है, यह सब क्या हो रहा है। मैंने रोते हुए सारी बात बता दी। मेरा पति किसी और के साथ बातों में व्यस्त था और मेरे रोकने पर वह मुझे यहाँ फेंक कर चला गया। फिर नरेश ने बताया कि मनोज हमेशा से ऐसा ही है, उसके हमेशा से ही बहुत लड़कियों से संबंध रहे हैं। माँ बाप को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसलिए उन्होंने उसकी शादी तुमसे करवा दी। मनोज को लड़कियों के साथ खेलने का शौक है, शादी में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर नरेश ने अपनी माँ को बुलाया और सारी बात बता दी। उसकी माँ मेरे सामने शर्मिंदा हो रही थी, लेकिन उसकी शर्मिंदगी से मेरी ज़िंदगी नहीं संवरने वाली थी। फिर नरेश ने अपनी माँ से कहा कि निधि को उसके घर भेज दो ताकि उसकी ज़िंदगी बर्बाद ना हो, मनोज उसके काबिल नहीं है। फिर मेरी सास मुझे मेरे घर लाई थी और मेरे माता पिता से माफ़ी मांगकर मुझे छोड़कर चली गई थी। मुझे लगा था कि मनोज को अपनी गलती का एहसास होगा और वह मुझे आकर ले जाएगा। यही सोचकर मैं माँ बाप के घर रहने लगी थी। वैसे भी शादी के बाद पहली बार माँ के घर रहने आई थी। इससे पहले तो बस 1-2 बार मनोज के साथ ही आई थी और फ़ौरन वापस चली गई थी। तो आज सोचा कि खुलकर कुछ दिन रह लूँगी। मनोज को गलती का एहसास होगा तो वह मुझे आकर ले जाएगा, लेकिन मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मनोज यह हरकत भी कर सकता है। उसने तो सब कुछ ख़त्म कर दिया था, क्योंकि 2 दिन बाद मनोज ने तलाक के कागज़ भेज दिए थे। मैं बहुत बड़े सदमे से गुजर रही थी। मेरी दीदी भी बहुत ज़्यादा परेशान थी और माता पिता भी। मेरे तलाक को कुछ महीने ही गुजरे थे, लेकिन इन पूरे 6 महीनों में मेरे माँ बाप ने मुझे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ा था। हर तरह से मुझे समझाने की कोशिश की थी कि किसी एक इंसान के जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। मनोज तुम्हारे काबिल था ही नहीं। अरे उसने तो एक हीरो को ठुकराया है और देखना वह बाद में बहुत पछताएगा। मेरे दुख से मेरे माँ बाप भी दुखी थे। वह मेरे सामने आंसू नहीं गिराते थे, लेकिन मैं उनके दिल पर गिरे आंसू महसूस कर सकती थी। मेरे माँ बाप हर वक्त मुझे बदलने की कोशिश करते। उनका व्यवहार और लगाव देखकर एक बात तो मुझे समझ आ गई कि अगर शादी माँ बाप की मर्ज़ी से करो तो आगे अगर कुछ गलत होता है तो उसके ज़िम्मेदार लड़की को नहीं ठहराया जाता, बल्कि उसके ज़िम्मेदार माँ बाप खुद ही होते हैं कि हमारी वजह से ही हमारी बेटी का घर बस ना सका। शायद हमसे ही कहीं चूक हो गई जो हम गलत रिश्ता कर बैठे। धीरे धीरे मैंने भी नरेश और मनोज को अपने दिलों और दिमाग से निकाल दिया था। वैसे भी वह मेरा कोई महबूब पति नहीं था जो बस मैं उसके साथ ही ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, इस रिश्ते को निभाना चाहती थी, लेकिन उसने ऐसा मुझे कोई मौका नहीं दिया। और फिर नरेश खुद अपना रिश्ता लेकर हमारे घर आया था और उसने मेरे लिए अपना रिश्ता दिया था, क्योंकि वह जानता था कि मैं उसे पसंद करती हूँ। मेरे माता पिता ने साफ इनकार कर दिया था कि वो दोबारा उस घर में मुझे नहीं भेजना चाहते, लेकिन अब की बार मैंने अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद किया था। इतने समय में मैं जान गई थी कि नरेश एक अच्छा इंसान है, इसलिए मैंने अपने पिता से कहा कि मैं यह शादी करना चाहती हूँ। फिर एक बार मैं रुखसत होकर दोबारा उसी घर में पहुंच गई, लेकिन अब की बार मैं मनोज की
नहीं बल्कि नरेश की पत्नी बनी थी और आज मैं अपने महबूब पति की सेज सजाए बैठी थी। दिल में खुशियों के नए तरंग बज रहे थे और जब नरेश कमरे में आया था तो दिल की धड़कनें ऐसे धड़क रही थी जैसे यह मेरी पहली शादी हो। नरेश ने मेरा घूंघट हटाया और मुँह दिखाई की अंगूठी भी पहनाई और शादी की पहली रात नरेश ने मुझसे खुलासा किया कि नीति, भले ही तुम मुझसे शादी से पहले से मोहब्बत करती थी, लेकिन मुझे तुमसे मोहब्बत शादी के बाद हुई थी, जब मनोज ने मुझसे कहा था कि यह तुम्हारे सपने सजाकर इस घर में आई थी। पता नहीं क्यों दिल में एक एहसास ने जन्म ले लिया था। हालांकि मैं दिल में इस नए एहसास को कुचल देना चाहता था क्योंकि तुम मेरी भाभी थी, लेकिन पता नहीं क्यों खुद भी तो तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल में जन्म लेने लगी थी। मैं तुम्हारा सामना बहुत कम करता था कि कहीं दिल में मोहब्बत का बीज घना ताकतवर वृक्ष ना बन जाए जिसे जड़ से उखाड़ना बहुत मुश्किल हो जाए, बल्कि नामुमकिन हो जाए। लेकिन शायद भगवान को हम दोनों को मिलाना था और देखो आज हम एक दूसरे के सामने बैठे हैं। यह कहकर नरेश ने मुझे अपनी आगोश में संभाल लिया था और मैं भी सुकून से अपनी आंखें मूंद कर नरेश के सीने से सर टिका लिया था। यह रात मेरी ज़िंदगी की बहुत यादगार रात थी। नरेश ने अपनी चाहतों की बारिश मेरे ऊपर लुटा दी थी और मैंने भी उसे अपना हक समझकर वसूल किया था। उसने मुझे बहुत मान सम्मान दिया था, मेरा बहुत ख्याल रखा था और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार भी दिया था। नरेश बहुत ज़्यादा समझदार इंसान था। उसे पता था कि मैं एक ही घर में रहकर मनोज का सामना नहीं कर पाऊंगी, इसलिए नरेश ने अपना एक अलग से फ्लैट खरीदा। हम लोग उसी में शिफ्ट हो गए। आज मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। आज मेरी शादी को 5 साल गुजर चुके हैं। मेरा एक प्यारा बेटा भी है, जबकि मेरा पहला पति मनोज अब एक ऐसी बीमारी से लड़ रहा है जो उसे उसकी अय्याशी की वजह से मिली है। मनोज को एड्स की बीमारी हो गई है क्योंकि उसने बहुत औरतों के साथ संबंध बना रखे थे। आज वह बिस्तर पर पड़ा ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। जब मैं उसे देखती हूँ तो मुझे बहुत अफसोस होता है। काश कि वह मुझे रुस्वा ना करता, मेरी गलती को स्वीकार करता और मुझे माफ़ कर देता, तो हम दोनों एक साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारते। लेकिन किस्मत ने मेरे लिए नरेश को ही लिखा था और आज मैं उसकी पत्नी बनकर खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस करती हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।